वे भी जुबान के लिए रवाना होंगे। शाही शिक्षक ने जनरल याओ की ओर देखते हुए कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन राजकुमारी मैया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अभी आपसे नहीं मिल सकती। जहाँ तक हमारे साथ जाने की बात है, मुझे खेद है, लेकिन हम जल्दी में हैं और आपके लिए रुक नहीं सकते। जनरल याओ ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमारी तरफ से सब कुछ पहले से ही तैयार है। हम बस निकलने ही वाले थे कि हमें पता चला कि आप लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। शाही ट्यूटर ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा, मुझे इस बारे में बात करनी होगी, यहीं रुको। जनरल याओ ने कुछ देर सोचा और फिर उनसे कहा। वह पीछे मुड़ा और गाड़ियों की तरफ चल दिया। वह राजकुमारी ज़ीकिंग की गाड़ी के सामने रुका और दरवाजा खटखटाया। ज़ीकिंग ने दस्तक सुनते ही दरवाजा खोल दिया। हालांकि वह गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन वह बाहर से लोगों से आसानी से बातचीत कर सकती थी। राजकुमारी डोंगक्सिन के राजकुमार ने हमारी गाड़ियां रोक दी। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथ यात्रा करना चाहते हैं और वे जाने के लिए तैयार हैं। क्या हमें उन्हें हमारे साथ यात्रा करने की अनुमति देनी चाहिए? जनरल याओ ने ज़ीकिंग को देखते हुए पूछा। जेक्विन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, क्योंकि उसने देखा कि यद्यपि वह जनरल याओ को देख सकती थी, लेकिन वह उनकी एक भी बात नहीं सुन पा रही थी। क्या यह अवरोध आवाजों को भी अंदर आने और बाहर जाने से रोक रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे बताने की कोशिश करनी चाहिए? उसने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सोचा। उसने अपना सिर हिलाया और इस विचार को त्याग दिया, क्योंकि उसे लगा कि जनरल याओ द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई दक्ष की समझ को बाधित कर सकती है। तो आप भी सहमत नहीं है? मुझे लगता है कि यह भी एक गलत कदम है, क्योंकि हालांकि हमारे बीच कोई बुरी भावना नहीं है, लेकिन उनके साथ यात्रा करना बहुत सुरक्षित नहीं है। मेरा एक सुझाव है, क्यों न हम उनके साथ यात्रा करने के लिए सहमत हो जाएं? अपनी टीमों को मिलाने के बजाय हम उनकी टीम को यात्रा पर ले जाएंगे, जबकि हमारी टीम उनके पीछे चलेगी। ये बहुत सुरक्षित होगा और हम उनके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं दिखेंगे। जनरल याओ ने जेक्विन के सिर हिलाने को उसकी अस्वीकृति के रूप में लिया। यह उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने विचार का सुझाव दिया। जेक्विन ने देखा कि जनरल याओ कुछ और कह रहे थे, हालांकि वह उनकी बातें नहीं सुन पाए, लेकिन उसने उनके चेहरे पर मुस्कान देखी। वो जनरल याओ पर भरोसा करती थी और उसके चेहरे के भाव से ऐसा नहीं लगता था कि वह कुछ नकारात्मक बात कर रहा है, इसलिए उसने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। ठीक है, मैं जाकर उन्हें सूचित करूंगा, जनरल याओ ने गाड़ी के दरवाजे बंद करते हुए कहा। वह वापस उस युवक की ओर चल पड़ा जिसने उनका रास्ता रोक रखा था। ठीक है, मैं जाकर उन्हें सूचित करूंगा, जनरल याओ ने गाड़ी के दरवाजे बंद करते हुए कहा। वह मुड़ा और उनका रास्ता रोकने वाले युवक की ओर वापस चला गया। मैंने राजकुमारी जेकिंग से बात की और हम आपके साथ यात्रा करने के लिए सहमत हैं, लेकिन केवल तभी जब आप और आपकी टीम यात्रा के दौरान नेतृत्व करने के लिए सहमत हो, जनरल याओ ने कहा और सीधे आगे चल रहे लड़के को देखा। वह 21-22 साल का लग रहा था और उसने नीली शर्ट और पीठ पर चमकदार पीले रंग का लबादा पहना हुआ था। उसकी आंखें तीखी और आईपीएस पतले थे। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों तक आते थे और उसके पीले लबादे के ऊपर टिके हुए थे। वह डोंगक्सिन साम्राज्य का क्राउन प्रिंस लैन था। 22 साल की छोटी सी उम्र में वह गोल्ड कोर दायरे के चौथे चरण में पहुंच गया था। हाँ, आप लोग हम पर भरोसा नहीं करते, है ना? राजकुमार लैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर सच में ऐसा होता, तो क्या आपको लगता है कि हम आप लोगों के साथ यात्रा करने के लिए सहमत हो जाते? ऐसा नहीं है कि हमें आप लोगों पर भरोसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है, जनरल याओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप क्या कहते हैं, प्रिंस लैन? क्या आप उनकी शर्तों से सहमत हैं? हम मूल रूप से उनके लिए एक ढाल के रूप में काम करेंगे और उनकी यात्रा को आसान बनाएंगे। मैं समझता हूं कि आप उनके साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, लेकिन शर्तें वास्तव में बहुत खराब हैं, रॉयल ट्यूटर वांग ने असंतुष्ट स्वर में लैन से कहा। ये ठीक है, हम ही हैं जो उनके साथ यात्रा करने के लिए कह रहे हैं और ऐसा नहीं है कि यात्रा में बहुत सारे खतरे हैं।
अगर हमें कुछ गंभीर मिलता है तो हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, राजकुमार लैन ने हुआनजी साम्राज्य की गाड़ियों की ओर देखते हुए कहा। यदि यही आपकी इच्छा है, रॉयल ट्यूटर ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए कहा। जनरल याओ, आप जाकर अपनी राजकुमारी को बता सकते हैं कि डोंगक्सिन के लोग ईमानदार और बहादुर हैं। हम किसी भी चीज से नहीं डरते। हम यात्रा का नेतृत्व करेंगे, लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा, मैं उसे बता दूंगा। इस बीच आप अपने लोगों की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि हम अभी प्रस्थान कर सकें। हमारे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, जनरल याओ ने कहा और जिकिन की गाड़ी की ओर वापस चले गए। जेक्विन खिड़की से बाहर देख रही थी जब उसने देखा कि जनरल याओ उसकी गाड़ी की ओर आ रहे हैं। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि जनरल याओ दरवाजे के सामने रुक गए हैं। ये हो गया। डोंगक्सिन के राजकुमार ने सहमति दे दी है और वे अब यात्रा का नेतृत्व करेंगे। हमारी यात्रा अब और अधिक आरामदायक हो गई है, जनरल याओ ने अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा जब जी किंग ने दरवाजा खोला। वो अभी भी उनके द्वारा कहे गए एक भी शब्द को नहीं सुन पाई थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि जनरल याओ एक अच्छी खबर बता रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जनरल याओ ने सिर हिलाकर इसे उसकी मौन स्वीकृति मान लिया। उसने गाड़ी के दरवाजे बंद किए और अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। खैर, ये देखना मजेदार था। क्या तुम्हें पता है कि उसने क्या कहा और क्या किया? मिनग्यू ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ ठहाका लगाया। कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक रहा, लेकिन मैं सचमुच उम्मीद करती हूँ कि इस गलतफहमी के कारण कुछ बुरा न हो, जिकिंग ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। सब ठीक हो जाएगा, मिनग्यू ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। जिक्विंग ने यात्रा करते समय चुपचाप अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि डोंगक्सिन के लोग पहले से ही जाने की तैयारी कर चुके थे, क्योंकि वे तुरंत ही पंक्तिबद्ध हो गए। डोंगक्सिन राज्य के रक्षक सबसे आगे थे। उनके पीछे राजकुमार लैन और उनके शाही शिक्षक की गाड़ी थी। बाकी डोंगक्सिन रक्षक उनके पीछे चल रहे थे। अधिकांश नागरिक जिन्होंने उनकी गाड़ियां देखी, उनका उत्साहवर्धन करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका राजकुमार संप्रदाय चयन परीक्षा के लिए जा रहा है। प्रिंस लैन बहुत दयालु व्यक्ति है। मुझे आशा है कि उनका चयन हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं और मुझे यकीन है कि प्रिंस लैन का चयन हो जाएगा। वह इस राज्य में एक सुपर जीनियस है। वह निश्चित रूप से सफल होगा और हमारे राज्य की ताकत दिखाएगा। ये बहुत बुरी बात है कि राजा के पास केवल एक ही बच्चा था। यदि महामहिम के अधिक बच्चे होते तो हमारे पास राजकुमार लैन जैसे अधिक प्रतिभाशाली लोग होते। हाँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? पिछले राजा की 27 पत्नियां थीं, लेकिन उनका सिर्फ एक बच्चा था जो लड़का वर्तमान राजा बन गया। हमारे वर्तमान राजा पिछले राजा से भी ज्यादा रोमांटिक हैं और उनकी 69 पत्नियां हैं, फिर भी उनका सिर्फ एक बच्चा है। क्राउन प्रिंस लैन, क्या शाही परिवार को यह अभिशाप है कि वे दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते? शश, अगर शहर के गार्डों ने तुम्हें शाही परिवार के बारे में इस तरह बात करते सुना तो तुम्हें सजा दी जाएगी। लेकिन हाँ, ये काफी अजीब है। ये ठीक है, भले ही राजा का केवल एक ही बेटा है, लेकिन क्राउन प्रिंस लैन अकेले ही सैकड़ों प्रतिभाशाली लोगों के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि महामहिम को कभी भी एक और बच्चा पैदा करने की जरूरत महसूस होगी। भीड़ में मौजूद लोग जब गाड़ियों को जाते देख रहे थे तो आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। हुआनजी साम्राज्य की टीम क्राउन प्रिंस लैन की टीम के पीछे पीछे चल रही थी। उनके बीच केवल थोड़ी सी दूरी थी। वह अपने जाने का तमाशा बना रहा है, बस दिखावा कर रहा है। हुआनजी साम्राज्य के राजकुमार एस्टेलिन ने अपनी गाड़ी की खिड़की से नागरिकों की भीड़ को देखते हुए कहा। वे डोंगक्सिन नागरिकों की प्रसन्न निगाहों के बीच डोंगक्सिन राज्य से बाहर निकल गए। क्राउन प्रिंस लैन कभी कभी अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर नागरिकों की ओर हाथ हिलाते थे। वे आगे बढ़ते हुए सड़क पर आ गए। उनके और जुबान साम्राज्य के बीच सिर्फ एक और राज्य था। वे पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे और सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जो कई बार जंगली जंगलों से होकर गुजरती थी।
मुझे भूख लगी है, जेक्विन ने रोने जैसे चेहरे के साथ कहा। क्या तुमने आज सुबह नाश्ता नहीं किया? मिनग्यू ने हल्के से हंसते हुए जेक्विन की ओर देखा। यह 8 घंटे से अधिक पहले की बात है, जेक्विन ने उदास चेहरे के साथ कहा। हमें कुछ दिनों तक भूखे रहना पड़ सकता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दक्ष के होश में आने से पहले अवरोध टूट जाएगा और तुम भी बाहर नहीं निकल पाओगे, मिनग्यू ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये कहना आपके लिए आसान है, पृथ्वी क्षेत्र के साधक हफ्तों तक बिना खाए रह सकते हैं, जेक्विन ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। आप स्वर्ण कोर क्षेत्र में हैं, मुझे लगता है कि आप कुछ दिनों तक भूखे भी रह सकते हैं और आपको ज्यादा तनाव नहीं होगा, मिनग्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह शायद उसकी सुरक्षा प्रणाली है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। जिससे वह होश में आने पर खतरों से खुद को बचा सकता है, मिनग्यू ने आगे कहा और जेक्विन को अपने विचार बताए। ओह, या शायद वह चाहता है कि सुंदरियां उसकी पकड़ से कभी न छूटे, भले ही वो समझ में आ जाए। वह एक ऐसा शैतान है जो अधिकार जताता है, जेक्विन ने ठहाके लगाते हुए कहा। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है, मिनग्यू ने अपना सिर हिलाया और जेक्विन की बात सुनकर वह जोर से हंस पड़ी। हालांकि यह ठीक है, लेकिन अगर यह उसके लिए है तो मैं भूखी रह सकती हूँ, जेक्विन ने आगे कहा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, दोनों टीमों ने अपने अपने शिविर लगाने का फैसला किया और अपने अपने दल के लिए टेंट तैयार करने लगे। हुआनजी साम्राज्य के रक्षक अपना शिविर स्थापित करने में व्यस्त थे, जबकि राजकुमारी मैया, राजकुमार एस्टेलिन और जनरल याओ कोने में खड़े होकर रक्षकों को कड़ी मेहनत करते हुए देख रहे थे। हमें आंटी जेक्विन को देखे हुए बहुत समय हो गया है। उस आदमी में ऐसा क्या कमाल है कि वह उसके साथ इतना समय बिता रही है? राजकुमार एस्टेलिन ने जेक्विन की गाड़ी की ओर देखते हुए नाक भान सिकोड़ी। राजकुमार एस्टेलिन, आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वे लोग एक साम्राज्य से हैं और वास्तव में मजबूत हैं कि अगर वे चाहें तो मुझे भी आसानी से मार सकते हैं, जनरल याओ ने भारी स्वर में कहा और राजकुमार एस्टेलिन को देखा। इसमें क्या खास बात है? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका जन्म एक साम्राज्य के अंदर एक विशेषाधिकार प्राप्त जगह पर हुआ था। मुझे यकीन है कि उसने कड़ी मेहनत और प्रयास के कारण ताकत हासिल नहीं की है। ये सिर्फ साम्राज्य के संसाधनों का उपभोग करने के कारण है कि उसे ताकत मिली है। अगर मैं उसकी जगह पैदा होता तो मैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होता, राजकुमार एस्टेलिन ने अपने चेहरे पर ईर्ष्या के भाव के साथ कहा। ये पूरी तरह से गलत सोच है। भले ही वह विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में पैदा हुआ हो, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना कुछ प्रयास किए ज्यादा ताकत हासिल नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि संसाधन और गोलियां एक साधक की साधना को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आवश्यक प्रयास नहीं करता है तो उनका कोई फायदा नहीं है, जनरल याओ ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे अभी भी लगता है कि वह सिर्फ भाग्यशाली था, राजकुमार एस्टेलिन ने अपने चेहरे पर एक अनिश्चित भाव के साथ कहा। वह यहाँ क्यों आ रहा है? राजकुमार एस्टेलिन ने कहा जब उसने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा। डोंगक्सिन का राजकुमार शिविर में टहलता हुआ जनरल याओ, राजकुमार एस्टेलिन और राजकुमारी मैया की ओर बढ़ा। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं किसी की हत्या करने आया हूँ? राजकुमार एस्टेलिन हल्के से हंसा जब उसने देखा कि गार्ड उसे सावधानी से देख रहे हैं। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं किसी की हत्या करने आया हूँ? राजकुमार एस्टेलिन हल्के से हंसा जब उसने देखा कि गार्ड उसे सावधानी से देख रहे हैं। क्राउन प्रिंस लैन हमारे शिविर में क्यों आए हैं? क्या आपको नमक या कुछ और चाहिए? जनरल याओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे राज्य में वे सभी संसाधन हैं जिनकी हमें आवश्यकता हो सकती है, कुछ अन्य राज्यों के विपरीत। वैसे भी मैं अपने शिविर में था जब मैंने आप तीनों को यहाँ खड़े देखा,
मैंने सोचा कि मुझे आकर नमस्ते कहना चाहिए, क्राउन प्रिंस लैन ने कहा और उसकी नजर 3 लोगों पर घूम गई। आप निश्चित रूप से राजकुमार एस्टेलिन होंगे, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, मुझे कहना होगा। राजकुमार लैन ने मुस्कुराते हुए राजकुमार एस्टेलिन की ओर देखा। हम एक और जो सोचता है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो मैं तुम्हें बुरी तरह पीटता, राजकुमार एस्टेलिन ने राजकुमार लैन की अनदेखी करते हुए कहा। हालांकि राजकुमार एस्टेलिन ने यह बात धीमी आवाज में कही, लेकिन राजकुमार लैन ने उसके शब्द साफ साफ सुने। शब्द सुनते ही उसका चेहरा मुस्कुरा उठा। छोटे राजकुमार, आपको अपनी बात पर ध्यान देना चाहिए। आप एक दिन हुआनजी साम्राज्य के शासक बनेंगे। आपको बुनियादी सम्मान सीखना चाहिए। इससे पहले कि राजकुमार लैन कुछ कह पाता, जनरल याओ ने उसे डांटा। ये ठीक है, राजकुमार एस्टेलिन अभी भी युवा है। मुझे यकीन है कि वह भविष्य में एक अच्छा शासक बनेगा, राजकुमार लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। राजकुमारी मैया, आपकी सुंदरता की अफवाहें बहुत पहले ही हमारे राज्यों की सीमाओं को पार कर चुकी है। हालांकि मुझे ये कहना होगा कि आप जितना मैंने सुना है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, राजकुमार लैन ने कहा और अपना ध्यान राजकुमार एस्टेलिन से हटाकर राजकुमारी मैया पर केंद्रित किया। धन्यवाद, मैया ने विनम्र मुस्कान के साथ उसे उत्तर दिया। क्या आप मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहेंगे? आप मुझे अपना शिविर दिखा सकते हैं या मैं आपको अपना शिविर दिखा सकता हूँ, राजकुमार लैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए आगे कहा। मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। रात का खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा और फिर मुझे आराम करना होगा, राजकुमारी मैया ने तुरंत मना कर दिया। क्या मैं आप लोगों के साथ भोजन करूं? राजकुमार लैन ने हार नहीं मानी और आगे सुझाव दिया। क्या यह अजीब नहीं होगा कि एक राजकुमार दूसरे राज्य के शिविर में भोजन करे, जबकि उसका अपना शिविर पास में ही है? क्या वहां भोजन की कमी है? राजकुमारी मैया ने राजकुमार लैन की ओर भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे भोजन की कमी नहीं है, मुझे अच्छी संगति की कमी है, राजकुमार लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्षमा करें, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, राजकुमारी मैया ने अपना सिर हल्के से हिलाया। क्यों? उसने चेहरे पर अजीब भाव लाते हुए पूछा। क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। तुम मेरे साथ समय क्यों नहीं बिताना चाहती? मैं तुम्हें थोड़ा जानना चाहता हूँ। क्या मैं दिखने में बुरा हूँ या मैंने कुछ गलत किया है? राजकुमार लैन ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। तुम बुरे नहीं दिखते, बल्कि तुम सबसे अच्छे दिखने वाले लड़कों में से एक हो जिनसे मैं मिली हूँ, राजकुमारी मैया ने कहा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, दक्ष का चेहरा उसके विचारों में आ गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए आगे कहा, लेकिन मुझे उन लोगों के साथ समय बिताना पसंद नहीं है जिनसे मैं पहली बार मिली हूँ, उसने राजकुमार लैन की ओर देखते हुए तुरंत कहा। जरूर, हम बाद में फिर मिलेंगे, तब हम बात कर सकते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, राजकुमार लैन ने कहा और वह पीछे मुड़ा और अपने शिविर की ओर चल दिया। वह कमीना, क्या वह सचमुच खुद को इतना आकर्षक समझता है? राजकुमार एस्टेलिन ने राजकुमार लैन से नजरें फेरते हुए कहा। जल्द ही खाना तैयार हो गया और सभी ने खाना शुरू कर दिया। जब जनरल याओ राजकुमार एस्टेलिन और राजकुमारी मैया के साथ खाना खा रहे थे, तो उन्होंने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर से अपने तंबू से बाहर की ओर देखा। क्या राजकुमारी झिक्विंग इतनी व्यस्त हैं कि वे खाने के लिए भी नहीं आ सकती? क्या वे भूख से मरने की योजना बना रही हैं? जनरल याओ ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। क्या वो ठीक है? हमने चाची झिक्विंग को लंबे समय से नहीं देखा है। क्या आपको यकीन है कि उसे उस अजनबी के साथ छोड़ना सुरक्षित है? राजकुमार एस्टेलिन ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। वह ठीक हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि वह चाची के साथ कुछ बुरा करेगा, राजकुमारी मैया ने खाना खत्म करते हुए बीच में ही कहा। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भी उससे मोहित हो गए हो? राजकुमार एस्टेलिन ने चेहरे पर हल्की सी शिकन लाते हुए कहा। ऐसा क्यों लगता है कि तुम उससे ईर्ष्या कर रही हो? क्या तुम उसकी ताकत चाहती थी? राजकुमारी मैया ने हंसते हुए कहा और उसके लाल बाल लहराने लगे।
हम इसमें ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं है। एक दिन मैं भी उसके जितना ही ताकतवर हो जाऊंगा, राजकुमार एस्टेलिन ने दूसरी ओर देखते हुए कहा। कब? आप तो पहले से ही उससे बड़े हैं। राजकुमारी मैया फिर से हंसी और राजकुमार एस्टेलिन को देखा। हम यहाँ मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आंटी जिकिंग के बारे में बात कर रहे थे। राजकुमार एस्टेलिन ने जवाब दिया और विषय को वापस उसी मोड़ पर ले आया जहां वो शुरू में था। मारिया, जनरल याओ ने ऊंची आवाज में पुकारा। हाँ मालिक। एक लंबी चोटी वाली नौकरानी दौड़ती हुई आई और जनरल याओ के सामने झुकी। भोजन ले लो और इसे राजकुमारी झेक्विंग और उसकी गाड़ी में बैठे अन्य मेहमानों को दे दो, जनरल याओ ने आह भरते हुए कहा। नौकरानी ने फिर से झुककर पीछे मुड़कर जाना शुरू किया। मारिया नाम की दासी ने भोजन की प्लेटें तैयार की और अन्य दासियों की सहायता से उन्हें राजकुमारी झेक्विंग की गाड़ी की ओर ले गई। ज़ीकिंग अपने चेहरे पर भूख की भावना लिए बाहर की ओर देख रही थी और वह शिविर में खाना खा रहे गार्डों को घूर रही थी। भोजन को देखते हुए उसका पेट लगातार बड़बड़ा रहा था। तुम भोजन के बिना नहीं रह सकते, है ना? मिंग्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई है जो बिना भोजन के रह सकता है? झेक्विंग ने बिना पलटे उसे उत्तर दिया। बहुत सारे हैं, मिंग्यू ने धीरे से कहा। हम? झेक्विंग ने आश्चर्य से कहा जब उसने कई नौकरानियों को अपनी गाड़ी की ओर आते देखा। जैसे ही लड़कियां गाड़ी के करीब पहुंची, झेक्विंग ने दरवाजा खोल दिया। मालिक ने हमें राजकुमारी के लिए भोजन लाने को कहा है, मुख्य नौकरानी ने प्लेट पकड़ते हुए झेक्विंग की ओर बढ़ते हुए कहा। झेक्विंग ने तेजी से अपना सिर हिलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नौकरानी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, झेक्विंग ने जोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज केवल गाड़ी के अंदर ही सुनाई दी, बाहर नहीं, क्योंकि नौकरानी ने उसकी ओर प्लेट बढ़ा दी थी। मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, झेक्विंग ने जोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज केवल गाड़ी के अंदर ही सुनाई दी, बाहर नहीं, क्योंकि नौकरानी ने उसकी ओर प्लेट बढ़ा दी थी। नौकरानी अपना हाथ आगे बढ़ाती रही जब तक कि वह असमर्थ नहीं हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी जगह पर ही फंस गए हों। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो उसके हाथों को आगे बढ़ने से रोक रही है। मारिया ने ऊपर की ओर देखा और राजकुमारी झेक्विंग के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी जो अपना सिर हिला रही थी। वो जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचकर पीछे हट गई। क्या हुआ? तुम राजकुमारी को उसका खाना क्यों नहीं दे रही हो? एक और नौकरानी आगे बढ़ी और उसने पूछा। वहां एक अदृश्य शक्ति मेरे हाथों को रोक रही है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मारिया ने गंभीर स्वर में कहा। क्या फालतू बात कर रही हो तुम? नौकरानी ने मारिया को अविश्वास से देखते हुए कहा। वह गाड़ी की ओर बढ़ती हुई आगे बढ़ी। उसके हाथ भी मारिया की तरह ही आगे बढ़े, लेकिन उसके हाथ भाव भी अजीब हो गए। उसके हाथ एक ही जगह पर अटके हुए थे, जरा भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? वह पीछे हट गई और बुदबुदाए। मुझे लग रहा है कि राजकुमारी ज़ीकिंग, क्या होगा अगर वह उस लड़के के जाल में फंस गई और किसी से बात करने या जाने में असमर्थ हो गई? मारिया ने अपने चेहरे पर एक भयावह भाव के साथ ज़ीकिंग की ओर देखा। ये अन्य नौकरानियां गाड़ी से दूर हट गईं और उसे सावधानी से देखने लगी। राजकुमारी, क्या तुम उस लड़के द्वारा कैद कर ली गई हो? मारिया ने जोर से कहा और ज़ीकिंग से पूछा। उसकी तेज आवाज ने आस पास के कई गार्डों का ध्यान आकर्षित किया। राजकुमारी झेक्विंग मारिया की एक भी बात नहीं समझ सकी, इसलिए वह केवल अनुमान ही लगा सकी कि वह क्या कहना चाहती थी। हाँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, ज़ीकिंग ने जोर से कहा और अपना सिर हिलाया। उसे गलतफहमी हुई कि मारिया पूछ रही थी कि वह ठीक है या नहीं। मुझे मास्टर को इसके बारे में बताना होगा, मारिया ने कहा और वह तेजी से जनरल याओ के तंबू की ओर भागी। लगता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही है, शोर शराबा होने वाला है। मिंग्यू ने किनारे से सारा हंगामा देखकर बुदबुदाया। हम ऐसा लगता है
जीकिंग ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अल्पविराम डॉट 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 डॉट। गुरुजी, जनरल याओ अपने तंबू में ध्यान कर रहे थे जब मारिया अंदर घुस आए। क्या हो रहा है? क्या आसमान गिर रहा है? जनरल याओ गुस्से में दहाड़े क्योंकि उनका ध्यान भंग हो गया था। मैं आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। राजकुमारी जिक्विंग उस लड़के द्वारा एक अजीब अवरोध के अंदर फंस गई है। मारिया ने अपनी भारी सांसों के बीच जनरल याओ से कहा, जब वह थोड़ा झुकी और अपने हाथों को घुटनों पर टिका दिया। क्या? जनरल याओ उसकी बातें सुनकर चौंक कर खड़े हो गए। बिना कुछ पूछे वो जल्दी से अपने तंबू से बाहर निकले और जीकिंग की गाड़ी की ओर भागे। ये सारा हंगामा किस बात का है? राजकुमार एस्टेलिन और राजकुमारी मैया अपने तंबू से बाहर आए। उन्होंने देखा कि सभी पहरेदार जीकिंग की गाड़ी की ओर भाग रहे हैं। उनके चेहरों पर जिज्ञासा भरी नजर थी और वे उसी दिशा में भाग रहे थे। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने राजकुमारी को कैद करने की हिम्मत की। जनरल याओ गाड़ी के सामने खड़े होकर जोर से चिल्लाया। जिक्विंग ने चेहरे पर उदासी लिए सब कुछ देखा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और जनरल याओ की तरफ देखा। राजकुमारी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस राक्षस से बचाऊंगा, जनरल याओ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जिक्विंग की ओर देखते हुए कहा। जनरल याओ, मैं सुरक्षित हूँ और मुझे कोई खतरा नहीं है। कृपया कोई बेवकूफी वाली बात मत करो, जिक्विंग ने जोर से कहा, लेकिन ये सब व्यर्थ था क्योंकि उसकी आवाज सुनी नहीं जा सकी। जनरल याओ के गुस्से को शांत करने के बजाय इसने उसे और बढ़ा दिया। उस राक्षस ने उसने तुम्हारी आवाज भी छीन ली। तो उस सुबह जब तुमने कुछ नहीं कहा, क्या इसलिए कि उस राक्षस ने तुम्हारी आवाज छीन ली थी? जनरल याओ ने कहा, जैसे कि उसे अचानक कोई एहसास हुआ हो। तभी राजकुमारी मैया और राजकुमार एस्टेलिन वहां पहुंचे और जनरल याओ की बातें सुनने में सफल हो गए। देखा, मैं जानता था कि वह दुष्ट है, इसलिए कोई कारण था कि चाची रात के खाने पर नहीं आई। इस आदमी ने उसे कैद कर लिया है। कितना राक्षस है। राजकुमार एस्टेलिन ने ऐसे कहा जैसे उसे दक्ष से घृणा हो गई हो। ये राजकुमारी माया हकलाते हुए बोली क्योंकि उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा जैसे वो अभी सपना देख रही थी। राजकुमारी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हो, मैं आपकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, जनरल याओ ने राजकुमारी की ओर देखते हुए कहा। मैं तुम्हें फंसाने वाली बाधा को तोड़ दूंगा। उसने अपनी तलवार निकाली और गाड़ी की ओर तान दी। अल्पविराम मत करो, जीकिंग चिल्लाए जब उसने देखा कि जनरल याओ अवरोध को तोड़ने की उम्मीद में गाड़ी के खाली स्थान पर हमला कर रहा है। उसने अवरोध पर वार करते हुए अपनी पूरी पृथ्वी क्षेत्र साधना और अपनी प्रसिद्ध तलवार कला का इस्तेमाल किया। मिंग्यू ने बैरियर टूटने की स्थिति में जनरल याओ से लड़ने की तैयारी कर ली। वह किसी को भी दक्ष तक पहुंचने और उसकी समझ को भंग करने की इजाजत नहीं दे सकती थी। तलवार ने बैरियर पर वार किया, लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत कोई आवाज नहीं आई। तलवार के बैरियर पर वार करने से वहां एकदम सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि जनरल याओ भी दंग रह गए क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी तलवार जरा भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तलवार की तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। शक्तिशाली ताकत बैरियर के खालीपन के सामने शून्य में बदल गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी मांसपेशियां उभरने लगी, उसकी नसें उसकी त्वचा के नीचे दिखाई देने लगी, लेकिन तलवार नहीं हिली। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बाधा इतनी मजबूत होगी। आप कौन हैं? मिंग्यू ने लॉन्ग चेन के चेहरे पर ध्यान से नजर डालते हुए कहा। ठीक है। जीकी को अचानक कुछ याद आया और उसने एक कागज निकाला। गाड़ी के अंदर कुछ कागज और एक पेन भी था।
उसने अपनी बात लिखकर कहने का निर्णय लिया। जनरल याओ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और फिर से बैरियर पर हमला कर दिया। वह बैरियर को कमजोर करने की उम्मीद में उसी जगह पर हमला करता रहा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसने भारी सांस ली और चेहरे पर पराजित भाव लिए राजकुमारी जिक्विंग की ओर देखा। उसने देखा कि राजकुमारी जिक्विंग अपने हाथ में एक कागज पकड़े हुए थी और उसे दिखा रही थी। जनरल याओ कागज के पास गए और उसे पढ़ने लगे। जनरल याओ, आप इस पूरी स्थिति को गलत समझ रहे हैं। मैं मास्टर चेन के जाल में नहीं फंसा हूँ। वो एक महत्वपूर्ण समझ से गुजर रहा है और यह बाधा मास्टर चेन की सुरक्षा व्यवस्था है। जब तक वह अपनी समझ से नहीं जागता, ये बाधा गायब नहीं होगी। इसलिए कोई बेवकूफी मत करो। जब मास्टर चेन जागेंगे तो मैं बाहर आकर तुमसे ठीक से बात करूंगा। जनरल याओ ने धीमी आवाज में पत्र पढ़ा। ओह, तो ये बात थी। मैंने इस पूरी स्थिति को पूरी तरह से गलत समझा था। जनरल याओ ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यहाँ क्या हो रहा है? क्या कोई समस्या है? राजकुमार लैन और रॉयल ट्यूटर ने जब हुआनजी कैंप में जोरदार हंगामा सुना तो वे स्थिति पर पहुंचे। कुछ नहीं हुआ, आप दोनों वापस जा सकते हैं, जनरल याओ ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। सचमुच ऐसा लग रहा था कि तुम गाड़ी पर हमला कर रहे थे, राजकुमार लैन ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। हमला नहीं, मैं राजकुमारी जिक्विंग द्वारा सीखे गए नए रक्षात्मक कौशल का परीक्षण कर रहा था। ये गंभीर नहीं था। क्या आपको गाड़ी में कोई नुकसान दिखाई देता है? जनरल याओ ने अपना सिर हल्के से हिलाते हुए कहा। सचमुच, राजकुमार लैन ने अपने चेहरे पर एक संदिग्ध भाव लाते हुए कहा। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं, मुझे लगा कि कोई समस्या है, इसलिए मैं आप लोगों की मदद करने आया हूँ। मुझे अब वापस जाना चाहिए, राजकुमार लैन ने आगे कहा। उसने जनरल याओ को एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देखा और वापस जाने के लिए मुड़ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक पीछे मुड़ते हुए अपना दूसरा कदम हवा में ही रोक दिया। मुझे लगता है कि यह हमारी सेवा बैठक है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप मुझे अजनबी नहीं कह सकते। मैं आपको जानने के लिए उत्सुक हूँ। राजकुमार लैन ने पीछे मुड़कर माया की ओर देखा और फिर वापस मुड़कर चला गया। कुछ लोग संकेत नहीं समझते। राजकुमारी मैया ने अपना सिर हिलाते हुए जनरल याओ की ओर कदम बढ़ाया। क्या चाची ठीक है? राजकुमारी मैया ने जनरल याओ की ओर देखते हुए पूछा। उसने कहा कि वो ठीक है, बस उसे गाड़ी से बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा क्योंकि मास्टर चेन को समझने की प्रक्रिया से गुजरना है। इसलिए उसके चारों ओर एक अवरोध है, इसलिए वह बाहर नहीं आ सकती है, जनरल याओ ने गंभीर स्वर में कहा क्योंकि उसने मैया को देखा। इतना मजबूत अवरोध कि तुम भी इसे नहीं तोड़ सकते। वे दोनों कितने मजबूत हैं? राजकुमारी मैया ने चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। वे अवश्य ही किसी कलाकृति का उपयोग कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके पास संसाधनों की कमी होगी। मैं वापस जा रहा हूँ, राजकुमार एस्टेलिन ने चेहरे पर एक अप्रसन्न भाव के साथ कहा और पीछे मुड़े और वापस चलने लगे। क्या चाची जिक्विंग ठीक होंगी? वो अब कुछ भी नहीं खा सकती, राजकुमारी मैया ने चेहरे पर चिंता भरी नजर से पूछा। वो एक गोल्ड कोर रियल्म साधक है। वो अपने शरीर को प्रभावित किए बिना, भोजन के बिना लंबे समय तक रह सकती है। हम किसी भी मामले में इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाधा को तोड़ना असंभव लगता है। जनरल याओ ने अपना सिर हिलाया और नीचे देखा। यहाँ देखने को कुछ भी नहीं है। तुम जो कर रहे थे उसे करते रहो। जनरल याओ ने पीछे मुड़कर गार्डों की ओर देखा जो उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। जनरल याओ का आदेश सुनते ही गार्ड जल्दी से वहां से चले गए। चलो वापस चलते हैं, जनरल याओ ने राजकुमारी मैया की ओर देखते हुए कहा। जनरल याओ के साथ जाने से पहले मैया ने आखिरी बार गाड़ी की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। रात का समय हो चुका था और चांद आसमान में ऊपर लटक रहा था। ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे और सिर्फ कुछ ही पहरेदार शिविरों की रखवाली के लिए जाग रहे थे। प्रत्येक गार्ड को पहरा देने के लिए अलग स्थान दिया गया था। हम कैंप के बाहरी छोर पर खड़ा गार्ड इधर उधर घूम रहा था,
तभी उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो उस क्षेत्र की ओर चलने लगा जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, उसकी दृष्टि अंधकार में हो गई। उसका सिर विहीन शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वो उस क्षेत्र की ओर चलने लगा जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, उसकी दृष्टि अंधकार में हो गई। उसका सिर विहीन शरीर जमीन पर गिर पड़ा। मरते समय गार्ड चिल्ला भी नहीं सका, कोई शोर या ध्वनि नहीं थी। शिविर के दूसरे स्थान पर एक अलग गार्ड उस खंड की रखवाली कर रहा था। चलते चलते थककर वो एक पत्थर पर बैठ गया और अपने हाथ में रखे फल खाने लगा। जैसे ही वो फल का दूसरा निवाला लेने वाला था, एक छाया चुपचाप उसके पीछे आ गई। जैसे ही उसके दांतों ने फल को छुआ, एक और जोड़ी दांत उसकी गर्दन को छू गए। जैसे ही उसका निर्जीव शरीर जमीन पर गिरा, किसी के गिरने की हल्की आवाज आई। क्या तुम सो रही हो? जेक्विन ने कहा और अपनी तरफ मिंग्यू की ओर देखा, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। हाँ, मिंग्यू ने बिना आंखें खोले हल्के से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। जेक्विन ने फिर कहा, वो ऊबी हुई लग रही थी। मैं कर सकती हूँ, मिंग्यू ने कहा और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। ज़ीकिंग ने नजरें घुमाते हुए मुंह बनाया। उसने खिड़की के अपने तरफ के पर्दे खोले और बाहर देखने लगी। उसने थोड़ा ऊपर देखा और चांद को देखा जो अपनी पूरी चमक में चमक रहा था। कुछ देर तक चांद की खूबसूरती को निहारने के बाद उसने अपनी नजर नीचे कर ली। वो ऊब के कारण अपनी खिड़की से दिखाई दे रहे शिविर के चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि कैंप लगभग खाली था। पास में सिर्फ 2 गार्ड थे जो विपरीत दिशा में देख रहे थे। वो उनसे नजर हटाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि एक परछाई उनकी पीठ से गुजर रही है। वह क्या था? यह इतना तेज था कि मैं केवल एक परछाई की झलक ही देख पा रही थी। जैसे ही ज़ीकिंग ने ये देखा, वो अचानक चिल्ला उठी। मिंग्यू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जेक्विन की ओर देखा। क्या हुआ? उसने जिज्ञासा से जेक्विन से पूछा। मुझे लगता है कि मैंने कुछ देखा था। यह इतना तेज था कि मैं केवल इसकी एक झलक ही देख पाई। ये हमारे राज्य का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। ये कौन था? जेक्विन ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर के साथ सोचा, जबकि वह चिंता से गार्डों को घूरती रही। शायद ये गलतफहमी है। तुम्हें थोड़ी नींद की जरूरत है, मिंग्यू ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा। शायद, ज़ीकिंग ने हल्के से कहा। उसे संदेह होने लगा। वो अपनी नजरें हटाने ही वाली थी कि वो परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार वो स्पष्ट रूप से देख पाई कि वो चीज कैसी दिखती थी, क्योंकि जब उसने अपना बड़ा मुंह खोला और गार्ड की गर्दन काट दी, तो वह कुछ सेकंड के लिए रुक गई, फिर वो फिर से गायब हो गई। ये रात का हत्यारा है, शैतान शिकारी जानवर। जैसे ही ज़ीकिंग ने जानवर को देखा, वो चिल्ला पड़ी। ये जानवर भेड़िए जैसा दिखता था, लेकिन ये धरती पर पाए जाने वाले सामान्य भेड़िए से कई गुना बड़ा था। इसके पूरे शरीर पर काले रंग का फर था। इसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं, जिससे यह और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। डेविल हंटर जानवर करीब 1 मीटर लंबा था। उसके मुंह से कृपान जैसे 2 दांत निकले हुए थे। उसके स्टील जैसे पंजों के साथ मिलकर यह काफी अनोखा लग रहा था। शैतान शिकारी जानवर, मिंग्यू ने आगे बढ़ते हुए कहा। वह ज़ीकिंग की तरफ की खिड़की की ओर बढ़ते हुए थोड़ा खड़ी हुई। वह इस तरह आगे झुकी कि उसके हाथ ज़ीकिंग और दक्ष के बीच में आ गए, जबकि उसकी जांघें दक्ष के पैरों को छू रही थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा तो जमीन पर शव पड़ा हुआ था। अल्पविराम, ये शैतान शिकारी जानवर के हमले जैसा लग रहा है। वे भूख के कारण साधकों पर हमला नहीं करते। वे शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें शिकार करने की इच्छा होती है, इसलिए वे सिर्फ मारते हैं, लेकिन अपने शिकार का शव कभी नहीं लेते। इसके अलावा वे अपने शिकार की गर्दन पर हमला करना पसंद करते हैं, मिंग्यू ने शव को देखते हुए हल्के से कहा। जब दूसरा गार्ड पीछे मुड़ा तो उसे अपने साथी का शव दिखाई दिया। उठो, हम पर हमला हो रहा है, वह जोर से चिल्लाया और दूसरे गार्ड के शव की ओर भागा।
उसने बार बार चिल्लाते हुए लोगों को जगाने और दूसरे गार्ड को चेतावनी देने की कोशिश की। क्या तुम इसकी ताकत देख पाए? मिंग्यू ने अपना ध्यान बाहर से हटाए बिना पूछा। मैं सक्षम नहीं था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने देखा कि छाया फिर से प्रकट हुई। गार्ड जो अभी अपने मृत साथी के शरीर के पास पहुंचा था, चिल्ला रहा था जब शैतान शिकारी जानवर ने उस पर हमला कर दिया। वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि जानवर गायब हो गया। ये 9वीं रैंक का गोल्ड रियल्म डेविल हंटर जानवर है। आपके जनरल याओ के अलावा कोई भी इससे नहीं लड़ सकता, क्योंकि गोल्ड कोर रियल्म के साधक इसके सामने बहुत कमजोर हैं। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका जनरल इसे हरा सकता है। मिंग्यू ने डेविल हंटर जानवर को देखते ही कहा। वह एक अर्थ रियल्म साधक थी, इसलिए वह आसानी से डेविल हंटर जानवर की हरकतों को देख सकती थी। हालांकि हम काफी बदकिस्मत हैं, जहां मैं रहती हूं वहां जंगली शैतान शिकारी जानवर मिलना काफी दुर्लभ है। जो दुर्लभ जानवर पाए गए, उन्हें पहले ही जानवरों को पालने वालों ने पालतू बना लिया था, मिंग्यू ने जिकिंग को सूचित करते हुए कहा। वे यहाँ भी काफी दुर्लभ है। मैंने पहली बार उन्हें देखा है, हालांकि मैंने उनके बारे में काफी कुछ पढ़ा है। कहा जाता है कि वे काफी खतरनाक होते हैं, खासकर रात में। झिकविंग ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर से कहा। हाँ, जंगली शैतान शिकारी जानवर छिपकर रहते हैं। ज्यादातर समय वे जंगली जानवरों को खाते हैं। वे बिना उकसावे के किसी इंसान पर हमला नहीं करते, सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही उन्हें इंसानों का शिकार करने की इच्छा होती है। लगता है आज उसका जन्मदिन है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें इस समय यहाँ रहना पड़ा, मिंग्यू ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। ज़ीक्विंग ने अपना सिर नीचे झुका लिया था, क्योंकि वह अपने लोगों के बारे में चिंतित थी। गार्ड की चीख पुकार ने काम कर दिया, क्योंकि अब सभी लोग अपने कैंप से बाहर निकल चुके थे। सभी गार्ड अपने हथियार निकालकर दुश्मनों की तलाश में इधर उधर देखने लगे। जनरल याओ भी अपने शिविर से बाहर आ गया था। वह राजकुमारी मैया और राजकुमार एस्टेलिन के साथ खड़ा था। उसने उन दोनों को अपनी पीठ के पीछे रखा ताकि किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में उनकी रक्षा की जा सके। वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि 2 लाशें पास पड़ी हैं। वो उन लाशों के सामने रुक गया, क्योंकि उसने लाशों पर घाव देखे थे। सभी लोग सतर्क रहे। हमारे शिविर में एक जानवर है। यह उनका एक समूह भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें और मारने के लिए तैयार रहें। जनरल याओ ने गार्डों को चेतावनी देते हुए ऊंची आवाज में कहा। मास्टर याओ, यहाँ भी एक शव है, एक गार्ड ने जोर से चिल्लाकर कहा, जब उसे शिविर के दूसरे हिस्से में एक शव मिला। यहाँ भी एक है, एक अन्य गार्ड ने चौथा शव देखकर कहा। यह एक और है। सुरक्षा कर्मियों की आवाजें आती रहीं, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक शव मिल रहे थे। जल्द ही उन्हें 7 से ज्यादा लाशें मिल गईं। पहले उनके पास 23 गार्ड थे, लेकिन अब सिर्फ 16 ही बचे हैं। ये यहाँ है। जानवर ने अभी एक को मार डाला, एक गार्ड ने जोर से पुकारा जब उसने अपने सामने एक गार्ड को मरा हुआ देखा। जनरल याओ और अन्य गार्ड वहां पहुंचे और एक और शव देखा। क्या तुमने जानवर को देखा? वो कैसा दिखता था? जनरल याओ ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ पूछा। मैं इसका आकार नहीं देख पाया। ये बहुत तेज था। गार्ड ने अपने कांपते हुए शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कहा। सब ठीक है। सभी लोग 5 के समूह में जाओ, जानवर की तलाश करो और अपने साथियों पर नजर रखो। जनरल याओ ने सभी को आदेश दिया। तुम दोनों को मेरे साथ रहना होगा, जनरल याओ ने हल्के से कहा और मैया और एस्टेलिन की ओर देखा। राजकुमारी झिकविंग ने जनरल याओ और अपनी भतीजी और भतीजे को देखा और उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित हो गई। चिंता मत करो, वे एक पृथ्वी क्षेत्र साधक के साथ हैं। तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा जहां तक पहरेदारों की बात है। वो एक अलग मामला है। जैसे ही मिंग्यू ने अपनी बात पूरी की, बाहर चीख गूंज उठी, क्योंकि एक और पहरेदार मारा गया था। टीमें बनाने के बाद भी गार्ड मरते रहे। पहले उनके पास 5 लोगों की 3 टीमें थी, लेकिन अब उनमें से किसी की भी मूल संख्या नहीं थी। एक टीम में 4 लोग थे,
जबकि अन्य 2 में केवल 3 सदस्य शेष थे। डिंगसेन राज्य के लोगों ने भी शोरगुल सुना, उन्हें हुआनजी गार्डो की चीखें भी सुनाई दी। शायद उन पर जानवरों के एक समूह ने हमला कर दिया है, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? रॉयल ट्यूटर वांग ने राजकुमार लैन की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, हमने पिछली बार चिंता के कारण उनकी मदद लेने की कोशिश की थी, लेकिन यह अनावश्यक था। हालांकि इस बार मुझे यकीन है कि वे वास्तव में परेशानी में हैं। चलो उनकी मदद करते हैं। राजकुमारी मैया को प्रभावित करने का यह एक अच्छा मौका है। इसके अलावा जानवरों का वह समूह हुआनजी के साथ काम खत्म करने के बाद निश्चित रूप से हम पर हमला करेगा। हमें उनके साथ मिल जाना चाहिए। राजकुमार लैन ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छी सोच, रॉयल ट्यूटर ने हुआनजी कैंप की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। ठीक है, हमने पिछली बार चिंता के कारण उनकी मदद लेने की कोशिश की थी, लेकिन यह अनावश्यक था। हालांकि इस बार मुझे यकीन है कि वे वास्तव में परेशानी में हैं। चलो उनकी मदद करते हैं। राजकुमारी मैया को प्रभावित करने का यह एक अच्छा मौका है। इसके अलावा जानवरों का वह समूह हुआनजी के साथ काम खत्म करने के बाद निश्चित रूप से हम पर हमला करेगा। हमें उनके साथ मिल जाना चाहिए। राजकुमार लैन ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छी सोच, रॉयल ट्यूटर ने हुआनजी कैंप की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। गार्डो, कुछ जानवरों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। रक्षात्मक रहो और चोटिल मत हो जाओ। राजकुमार लैन ने सभी गार्डों का सामना करते हुए जोर से कहा। पहरेदारों को प्रिंस लैन बहादुरी की प्रतिमूर्ति लग रहा था। उन्हें वह एक बहादुर सेनापति लग रहा था जो अपने साथियों को बचाने के लिए राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार था। राजकुमार अमर रहे, एक गार्ड ने अचानक उत्साह में चिल्लाकर कहा। उसके सभी साथियों ने उसकी ओर देखा और फिर वही नारा लगाना शुरू कर दिया। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। अब समय आ गया है कि हुआनजी के लोगों को दिखाया जाए कि असली ताकत कैसी होती है। राजकुमार ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा। गार्ड आगे बढ़े जबकि राजकुमार लैन और रॉयल ट्यूटर उनके पीछे चले। सब लोग एक साथ आओ। जानवर बहुत होशियार है, वह एक एक करके शिकार कर रहा है। मैं सभी टीमों को रद्द करता हूँ। सभी लोग एक साथ रहेंगे, जनरल याओ ने जोर से कहा। जो गार्ड की टीमें अभी भी जानवर की तलाश कर रही थी, उन्हें आखिरकार राहत मिली क्योंकि उनका खोज अभियान रद्द हो गया था। वे जनरल याओ के पास वापस चले गए जहां वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने अंततः मदद के लिए आने का फैसला कर लिया है, जनरल याओ ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने डोंगक्सिन के लोगों को उनकी ओर आते देखा। जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी तब राजकुमार लैन की टीम में 25 गार्ड थे, जबकि जनरल याओ के पास 23 गार्ड थे। लेकिन अब, हालांकि राजकुमार लैन के पास अभी भी उसके सभी गार्ड थे, लेकिन जनरल याओ के पास केवल 10 ही बचे थे। इतने सारे लोग मर गए, कितनी बड़ी आपदा। राजकुमार लैन ने जनरल याओ के पास पहुंचते ही आह भरी। हमें खेद है कि हम आपकी मदद करने के लिए समय पर नहीं आ सके, लेकिन अब जब हम यहाँ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। राजकुमार लैन ने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ कहा, हालांकि वह अपनी आखिरी बात कहते समय राजकुमारी मैया की ओर देखना नहीं भूला। तो स्थिति क्या है? हम किसका सामना कर रहे हैं? राजकुमार लैन ने पूछा क्योंकि उसने देखा कि जनरल याओ कोई जवाब नहीं दे रहे थे। हमें नहीं पता, जनरल याओ ने सिर हिलाते हुए कहा। वो अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि उसे बीच में ही रोक दिया गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम नहीं जानते? तुम्हारे आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं और तुम अभी भी नहीं जानते तुम किस तरह के पृथ्वी लोक साधक हो? शाही शिक्षक वांग ने नाक भान सिकोड़ी। हमें नहीं पता कि यह एक जानवर है या जानवरों का समूह, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ही जानवर होना चाहिए। जानवर वास्तव में तेज है क्योंकि सभी गार्ड जानवर की छाया ही देख पाए। ये चतुर भी है क्योंकि यह एक एक करके शिकार करता है और अपनी गति का उपयोग चुपके से हमला करने के लिए करता है। जनरल याओ ने रॉयल ट्यूटर वांग के तानों को अनदेखा करते हुए आगे कहा। यह एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी की तरह लगता है और उनके लिए यह नहीं देख पाना कि यह कैसा दिखता है।
यह कोई साधारण जानवर नहीं होना चाहिए। राजकुमार लैन ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। वो अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि तभी उन सभी को एक घुरघुराहट की आवाज सुनाई दी। वे पीछे मुड़े तो पाया कि डोंगक्सिन किंगडम का एक गार्ड पहले से ही फर्श पर मृत पड़ा था। हम उस जानवर को गार्ड के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तुम दक्षिण और पूर्व की ओर देखो, जबकि मैं उत्तर और पश्चिम की ओर देखूंगा। बस ध्यान लगाओ, जैसे ही तुम्हें जानवर का आभास हो, हमला कर दो, जनरल याओ ने कहा, जबकि शाही शिक्षक अपने गिरे हुए गार्ड को देख रहे थे। शाही ट्यूटर ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है, यह एक बेहतर विकल्प लगता है। सब लोग बीच में घेरा बनाकर खड़े हो जाओ और रॉयल्स की रक्षा करो, दोनों ने एक साथ अपने गार्ड से कहा। गार्ड ने माया, एस्टेलिन और लैन को घेर लिया और हर रास्ता बंद कर दिया। जब सभी लोग बीच में खड़े थे, जनरल याओ गार्ड के पश्चिम की ओर खड़े थे, जबकि रॉयल ट्यूटर वांग पूर्व की ओर खड़े थे। बहुत देर तक कोई हलचल नहीं हुई। सभी लोग डरावने सन्नाटे में प्रतीक्षा करते हुए सतर्क रहे। क्या जानवर चला गया? रॉयल ट्यूटर वांग ने धीरे से कहा, क्योंकि वह किसी भी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। ये यहाँ है। जनरल याओ अचानक आगे बढ़े और अपनी बाईं ओर हमला किया। उन्होंने जल्दी से अपनी तलवार घुमाई, जो तेजी से आगे बढ़ रही छाया पर वार करने में सफल रही। जानवर पीछे हटते समय दर्द से चीखने लगा। अब समय आ गया है, रॉयल ट्यूटर वांग ने कहा, और वह भी आगे बढ़ गया। उसने अपना ब्लेड निकाला और शैतान शिकारी जानवर की ओर बढ़ा। दर्द से कराह रहा जानवर पीछे हट गया, क्योंकि उसने अपनी गति का इस्तेमाल किया। इतनी जल्दी नहीं, जनरल याओ ने शैतान शिकारी जानवर के पीछे आते ही आदेश दिया। उसने अपनी तलवार शैतान शिकारी जानवर की ओर घुमाए। शैतान शिकारी जानवर आसमान में उछला और अपने पंजों से जनरल याओ पर हमला किया। उसके स्टील जैसे पंजे जनरल याओ की तलवार से टकराए। पंजे और तलवार के टकराते ही चिंगारी पैदा हुई। जनरल याओ अपनी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन शैतान शिकारी जानवर हवा में उछलकर किनारे पर जा गिरा। जैसे ही शैतान शिकारी जानवर आगे बढ़ा, एक ब्लेड उस स्थान से होकर गुजरा जहां वो कुछ ही सेकंड पहले था। अरे, थोड़ा सा चूक गया, रॉयल ट्यूटर वांग ने चेहरे पर निराशा भरी नजर के साथ कहा। ये दुर्लभ डेविल हंटर जानवर है। वे अपनी गति के लिए जाने जाते हैं। क्या आपने सोचा था कि वह धीमा होगा? जनरल याओ ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो शैतान शिकारी जानवर का पीछा कर रहा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो, और वो रॉयल ट्यूटर वांग को घृणा से देख रहा था। आओ, शैतान शिकारी जानवर चमकते चांद की ओर देखते हुए चिल्लाया। उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से प्रकाश का एक काला गोला निकला और रॉयल ट्यूटर वांग की ओर बढ़ा। एक तरफ हट जाओ, जनरल याओ ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही उसे प्रकाश के इस गोले की ताकत का एहसास हुआ। रॉयल ट्यूटर वांग ने भी इसे महसूस किया। हमले का सामना करने के बजाय वह जल्दी से किनारे की ओर भाग गया। हालांकि उसने ब्लैकलाइट को चकमा दिया, लेकिन यह उसके लबादे को छूने में कामयाब रही। उसके वस्त्र का वह भाग जिसे काली रोशनी ने छुआ, तुरंत विघटित हो गया, क्योंकि काली रोशनी अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रही। प्रकाश का काला गोला जमीन पर गिरा और तुरंत ही धुएं का एक काला पिंड चारों ओर फैल गया। काला धुआं प्रभाव बिंदु से 10 मीटर की परिधि में गोलाकार गति में फैल गया। लगभग 2 सेकंड में धुआं पूरी तरह से गायब हो गया। जो सुरक्षाकर्मी सब कुछ देख रहे थे, उन्हें उस हमले का असर देखकर पसीना आने लगा। यहाँ तक कि राजकुमार लैन भी भौचक्का रह गया। तो ये दुर्लभ डेविल हंटर जानवर की ताकत है। अद्भुत, प्रिंस लैन ने डेविल हंटर जानवर को देखते हुए धीरे से कहा। जिस स्थान पर काली रोशनी का गोला गिरा था, वहां अब 10 मीटर चौड़ा और लगभग 6 मीटर गहरा गड्ढा हो गया था। अल्पविराम, इसे दोबारा हमला करने का मौका मत दो, इसे अभी खत्म करो, जनरल याओ चिल्लाया और अपनी पूरी गति से शैतान शिकारी जानवर की ओर बढ़ा। रॉयल ट्यूटर वांग अपनी अचंभे से बाहर आया जब उसने शैतान शिकारी जानवर पर हमला किया। ब्लड मून स्लैश।
रॉयल ट्यूटर वांग ने अपने ब्लेड से वार किया, जिससे प्रकाश की एक चमकदार चमक उसके ब्लेड से निकलकर डेविल हंटर जानवर की ओर बढ़ी। अब तक शैतान शिकारी जानवर से रक्त बहना शुरू हो गया था और उसे अपनी मूल गति बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वह हवा में कूदते ही केवल एक हल्के खरोंच के साथ हमले को चकमा देने में कामयाब रहा। पहाड़ भेदने वाला वार, एक आवाज आए। शैतान शिकारी जानवर जिसने अभी हमले को चकमा दिया था, अभी प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि एक तलवार उसके शरीर पर आकर लगी। शैतान शिकारी जानवर बच नहीं सका क्योंकि तलवार उसके शरीर में घुस गई थी। जनरल याओ ने शैतान शिकारी के शरीर से अपनी रक्त से सनी तलवार निकाली। शैतान शिकारी जानवर के जमीन पर गिरते ही उसकी तलवार से रक्त टपकने लगा। आओ, शैतान शिकारी जानवर ने चांद को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। उसकी दहाड़ इतनी कमजोर थी कि वह जानवर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर खड़े पहरेदारों को मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आखिरकार, देखते हैं अब तुम कहां भागते हो, रॉयल ट्यूटर वांग ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा और वह धीरे धीरे जानवर की ओर चला गया। रॉयल ट्यूटर वांग ने अपना ब्लेड हवा में उठाया और जोर से नीचे की ओर घुमाया और उसका सिर काट दिया। शैतान शिकारी जानवर का शरीर बेजान पड़ा था। समस्या हल हो गई, रॉयल ट्यूटर वांग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छा था कि डेविल हंटर जानवर गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर नहीं था, अन्यथा पृथ्वी दायरे के साधक होने के बावजूद हम उसका सामना नहीं कर पाते। जनरल याओ ने डेविल हंटर जानवर के निर्जीव शरीर को देखते हुए आह भरी। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि वे डेविल हंटर जानवर की देखभाल कर सकते हैं। ये केवल एक प्रारंभिक 9वें चरण का स्वर्ण क्षेत्र जानवर था, मिंग्यू ने बाहर देखते हुए कहा। हाँ, भगवान का शुक्र है कि वह मारा गया, जेक्विन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, जब उसने देखा कि उसका परिवार सुरक्षित है। कुछ हो रहा है, मिंग्यू ने अचानक कहा क्योंकि उसने कुछ नोटिस किया था। वो जनरल याओ और रॉयल ट्यूटर वान के चेहरों पर डर देख सकती थी। शैतान शिकारी जानवर को मारे हुए अभी 1 मिनट ही बीता था कि एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। ये रॉयल ट्यूटर वांग हकलाया क्योंकि उसने उस दहाड़ में डरावनी आभा महसूस की थी। ये शैतान शिकारी जानवर की दहाड़ की तरह लगता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है, जनरल याओ ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। अल्पविराम, ये शैतान शिकारी जानवर की दहाड़ की तरह लगता है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है, जनरल याओ ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। जी, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, भले ही वह अधिक शक्तिशाली हो, हम अपनी संयुक्त शक्ति से उसे हरा सकते हैं, रॉयल ट्यूटर वांग ने साहस बटोरने की कोशिश करते हुए कहा। जनरल याओ कुछ कहने ही वाले थे कि बीच में ही रुक गए। उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि उनके सिर के ऊपर से कोई चीज उड़ रही है। ऐसा लग रहा था कि वह आसमान जितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। यहाँ से चले जाओ, जनरल याओ ने तेज रफ्तार से पीछे हटते हुए जोर से दहाड़ लगाई। रॉयल ट्यूटर वांग भी उस डेविल हंटर जानवर के शव के पास से चले गए जिसे उन्होंने मारा था। जो चीज ऊपर उड़ रही थी वह नीचे आते आते बड़ी होती जा रही थी। जल्द ही वह आसमान से जमीन पर आ गिरी। ये जनरल याओ हकलाया जब उसने आकाश से आए जानवर को देखा। ये बिल्कुल उसी जानवर जैसा लग रहा था जिसे उन्होंने मारा था, बस फर्क इतना था कि यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। था जबकि पिछला डेविल हंटर जानवर लगभग 1 मीटर लंबा था, उनके सामने वाला जानवर लगभग 1.5 मीटर लंबा था। मृत डेविल हंटर जानवर को देखते हुए उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही लाल दिख रही थीं। उसने जनरल याओ और रॉयल ट्यूटर वान को नजरअंदाज करते हुए बेजान शैतान शिकारी जानवर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया।
शैतान शिकारी जानवर ने अपनी आंखों में उदासी के साथ मृत जानवर को देखा। वो पीड़ा से चीखते हुए चांद की ओर देखने लगा। ये मैं इसकी खेती नहीं देख सकता। रॉयल ट्यूटर वांग ने जनरल याओ से धीरे से कहा। मैं भी नहीं कर सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह एक पृथ्वी क्षेत्र शैतान शिकारी जानवर है, जनरल याओ ने पसीना बहाते हुए कहा। हम सब अब मर चुके हैं। बिना किसी जानकारी के या बिना किसी को पता चले इस क्षेत्र में इतना शक्तिशाली जानवर कैसे हो सकता है? रॉयल ट्यूटर वांग ने कहा, क्योंकि उससे अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। शैतान शिकारी जानवर ने उस छोटे जानवर के बेजान शरीर की ओर देखा तो उसे लगा कि वह दुखी है। उसने चमकते चांद को देखा और फिर से चीखा। ये दहाड़ मीलों तक गूंजती रही। इसे सुनने वाले सभी जानवर कांप उठे और घुटनों के बल बैठ गए। यह एक पृथ्वी लोक शैतान शिकारी जानवर है, मिंग्यू ने चिल्लाते हुए कहा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? ज़ीकिंग ने घबराकर कहा। वो केवल कल्पना कर सकती थी कि इस समय बाकी लोग किस भय से गुजर रहे होंगे। जब तक यह विचलित है, हमें भाग जाना चाहिए, रॉयल ट्यूटर वांग ने कहा और अपनी कांपती हुई आवाज को नियंत्रित करने का प्रयास किया। भागना? उस चीज के खिलाफ हम भाग नहीं सकते। हम अभी केवल मौत तक लड़ सकते हैं, जनरल याओ ने रॉयल ट्यूटर वांग से कहा और वह आत्महीनता में हंस पड़े। रॉयल ट्यूटर वांग को उसका मतलब समझ में आ गया था, क्योंकि उसे 9वें चरण के गोल्ड कोर रियल डेविल हंटर जानवर की भयावह गति याद थी। वो केवल कल्पना कर सकता था कि पृथ्वी रियल डेविल हंटर जानवर कितना तेज होगा। गार्डो, मेरे साथ मिलकर जानवर पर हमला करो, रॉयल ट्यूटर वांग ने गार्डो को आदेश देते हुए कहा। तुम मूर्ख हो, वे इस जानवर का कुछ नहीं कर सकते। वे तो बस तोप का चारा बनकर रह जाएंगे, जनरल याओ ने असंतुष्ट स्वर में शाही शिक्षक से कहा। तुम कभी नहीं समझ पाओगे। जब वे शैतान शिकारी जानवर का ध्यान भटकाएंगे तो मैं उसे मारने का मौका ढूंढ सकता हूँ। तो क्या हुआ अगर इस प्रक्रिया में उनमें से कुछ मर भी गए? ये सब बड़े भले के लिए है, रॉयल ट्यूटर वांग ने जनरल याओ की अनदेखी करते हुए खुद से सोचा। अब जाओ, रॉयल ट्यूटर वांग ने जोर से कहा। उसकी आवाज सुनकर कांपते हुए पहरेदारों को थोड़ी हिम्मत मिली। पहरेदारों ने देवताओं से प्रार्थना की और अपने हथियार निकाले और चीखते हुए जानवर की ओर भागे। वो राक्षस पीछे मुड़ा और अपनी रक्तपिपासु लाल आंखों से भागते हुए पहरेदारों को देखने लगा। शैतान शिकारी जानवर अपनी जगह से गायब हो गया। वातावरण में चीखें गूंजने लगी। शैतान शिकारी जानवर इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच अदृश्य हो गया है। जो रक्षक उसकी ओर दौड़ रहे थे वे टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, लेकिन शैतान शिकारी जानवर की छाया भी दिखाई नहीं दे रही थी। शैतान शिकारी जानवर अंततः मृत शरीरों के मध्य में दिखाई देने लगा, या कम से कम उन शरीरों के जो अवशेष बचे थे। पहाड़ भेदी वार, जनरल याओ जोर से दहाड़ा जब वह शैतान शिकारी जानवर के पास पहुंचा और उसने अपनी तलवार शैतान शिकारी जानवर की ओर बढ़ा दी। मर जाओ, रॉयल ट्यूटर वांग ने कहा जब वह शैतान हंटर जानवर के पीछे दिखाई दिया और उसने भी अपने ब्लेड से हमला किया। शैतान शिकारी जानवर फिर से अपने स्थान से गायब हो गया, क्योंकि वो एक पल में 50 मीटर दूर दिखाई दिया। रॉयल ट्यूटर वांग की चीख हवा में गूंज उठी और उसके ब्लेड के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी। उसके दाहिने हाथ का आधा हिस्सा गायब था, जबकि शेष आधे हिस्से से भारी मात्रा में रक्त बह रहा था और वो दर्द से कराह रहा था। शैतान शिकारी जानवर ने ब्लेड पर लगे रक्त को देखा तो उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। वो पुनः अपने स्थान से गायब हो गया, लेकिन उसी क्षण कुछ बदल गया। हवा में कुछ अलग सा एहसास होने लगा। डेविल हंटर जानवर की आभा जो पहले इस क्षेत्र पर हावी थी, अब बहुत हल्की लगने लगी। ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण अचानक बदल गया हो। शैतान शिकारी जानवर एक बार फिर अपने मूल स्थान पर दिखाई दिया, जब उसने अपने चारों ओर सतर्क दृष्टि से देखा।
यह अचानक उस क्षेत्र में दो मजबूत आभा महसूस कर सकता था जो पहले मौजूद नहीं थी, जबकि एक आभा उन दोनों मनुष्यों से अधिक मजबूत महसूस हुई जिनसे वह लड़ रहा था। दूसरी आभा बहुत अधिक खतरनाक थी। यह अधिक मजबूत और बहुत अधिक रहस्यमयी महसूस हुई। डेविल हंटर जानवर अपनी मूल स्थिति में रहा क्योंकि वह इंतजार कर रहा था। बाहर का डरावना दृश्य देखकर ज़ीकिंग की आंखें नम हो गई थीं। राजकुमारी मैया और राजकुमार एस्टेलिन के डरे हुए चेहरों ने उसे और भी डरा दिया। कृपया इस अवरोध को खोल दीजिए, मुझे उनके साथ रहना है। मैं यहाँ रहते हुए उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। जेक्विन ने मिंग्यू की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, काश मैं मदद कर पाती, लेकिन मैं बाधा को कुछ नहीं कर सकती। मिंग्यू ने उदास चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। दक्ष, कृपया जाग जाओ। ज़ीकिंग ने आंसू भरी आंखों से दक्ष को देखते हुए कहा, हालांकि वह दक्ष की समझ को बिगाड़ने की उम्मीद में बल का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन वह ऐसा करने के लिए अपने दिल को मजबूर नहीं कर सकी। वह केवल उससे इस उम्मीद में विनती कर सकती थी कि वह सुनेगा और स्वाभाविक रूप से जाग जाएगा। मिंग्यू ज़ीकिंग के दुख को महसूस कर सकती थी क्योंकि उसने बाहर से दुस्वप्न देखा था। वो मदद करना चाहती थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकती थी। ओह नहीं! शैतान शिकारी जानवर की गति देखकर वह चौंक गई। पलक झपकते ही उसने डोंगक्सिन साम्राज्य के सभी 24 रक्षकों को मार डाला था। कृपया मदद करें। ज़ीकिंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वह अब और नहीं देख सकती थी। वो दक्ष को देखती रही और मदद की गुहार लगाती रही। वे सभी मर चुके हैं, अब ये केवल समय की बात है, मिंग्यू ने सोचा जब उसने रॉयल ट्यूटर वांग का दाहिना हाथ फटते हुए देखा। अचानक उसके हाव भाव बदल गए। उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक बदल गई हो। गाड़ी के अंदर की ठंडक गायब हो गई थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। जबकि एक तेज आभा अचानक प्रकट हो गई थी। उसने उस आभा के स्रोत की ओर देखा और पाया कि वह दक्ष से आ रही थी। दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पहले सुनहरी आंखें अभी काली लग रही थी, जैसे कि वह खाली जगह हो। उसकी गहरी आंखों में कुछ तारे भी दिखाई दे रहे थे। मिंग्यू दक्ष की आंखों की खूबसूरती को देखकर अचंभित हो गई। दक्ष ने अपनी तरफ देखा और ज़ीकिंग का रोता हुआ चेहरा देखा। उसने गाड़ी के गेट की तरफ देखा। उसने खुद को इस तरह से भी नहीं हिलाया कि वह बाहर देख सके। दक्ष ने ठोस दरवाजे को ऐसे देखा जैसे वो उसके आर पार देख सकता हो। क्या? मिंग्यू कुछ पूछने ही वाली थी कि उसका मुंह खुल गया। दक्ष अपनी जगह से गायब हो गया था। वह कहाँ? जेक्विन ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से कहा जब उसने अब खाली सीट की ओर देखा। वहाँ, मिंग्यू ने चेहरे पर खाली भाव लिए बाहर की ओर देखते हुए कहा। ज़ीकिंग ने भी खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि दक्ष शैतान शिकारी जानवर के सामने खड़ा है। जेक्विन ने दरवाजा खोला और बाहर निकलने की कोशिश की और आखिरकार वह बाहर निकल पाई। अब कोई बाधा नहीं थी। जब वह बाहर निकली तो मिंग्यू भी उसके पीछे पीछे चला गया। रॉयल ट्यूटर वांग ने पहले ही उम्मीद खो दी थी जब उसका हाथ फट गया था। जब उसने शैतान शिकारी जानवर को फिर से गायब होते देखा तो वह अपनी आंखें बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सका और एक दर्दनाक मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन लंबे समय के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और आगे देखा कि शैतान शिकारी जानवर अपनी मूल स्थिति में खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी घटना का इंतजार कर रहा था। उसने जनरल याओ की ओर देखा जो भी उतना ही भ्रमित दिख रहा था। वो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी अचानक चीजें उसके लिए और भी अजीब हो गई। जैसे ही वो उसके और शैतान शिकारी जानवर के सामने खड़ा हुआ, एक लड़का अचानक हवा से प्रकट हुआ। जैसे ही वो उसके और शैतान शिकारी जानवर के सामने खड़ा हुआ, एक लड़का अचानक हवा से प्रकट हुआ। वो उठ गया है, जनरल याओ ने उत्साह से कहा। रॉयल ट्यूटर वांग समझ नहीं पा रहे थे कि जनरल याओ इतने उत्साहित क्यों थे और ये लड़का कौन था जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ। जेक्विन हुआनजी साम्राज्य के समूह की ओर भागी और राजकुमार एस्टेलिन और राजकुमारी मैया से मिली। मिंग्यू भी उसके साथ आया था।
वो दक्ष के साथ जानवर से लड़ने नहीं गई क्योंकि उसे उस पर भरोसा था। वो खुद को मजबूत महसूस करता है। चूंकि वो अकेले जानवर से लड़ने गया था, इसलिए मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कर सकता है। उसने दक्ष को देखते हुए सोचा, हालांकि वह अभी भी जरूरत पड़ने पर दक्ष की मदद करने के लिए सतर्क थी। शैतान शिकारी जानवर ने अपनी रक्त लाल आंखों से दक्ष को घूरा। वो उस लड़के की ताकत को महसूस कर सकता था जो उसके सामने आया था, लेकिन वह यह नहीं देख पा रहा था कि यह कितनी ताकत है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक रहस्यमयी कफन ने उस लड़के को घेर रखा है। शैतान शिकारी जानवर एक पृथ्वी क्षेत्र का जानवर था, इसलिए उसकी बुद्धि बहुत अच्छी थी। फिर भी वो उन लोगों को छोड़ने में असमर्थ था जिन्होंने छोटे जानवर को मारने की हिम्मत की थी। क्रोध ने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया क्योंकि उसने खतरे की भावना को नजरअंदाज कर दिया और दक्ष और यहाँ मौजूद बाकी सभी को मारने का फैसला किया। आओ, उसने दहाड़ते हुए आसमान की ओर देखा और फिर अपनी नजर नीचे कर ली। वो अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया और अपने पंजे घुमाते हुए दक्ष के ठीक पीछे दिखाई दिया। लेकिन जब उसने देखा कि दक्ष वहां नहीं था, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लॉन्ग चेन उसके पीछे खड़ा है। ये लड़का, मैं इसकी हरकतें बिल्कुल नहीं देख पाया। क्या वह वाकई इतना तेज है या वह तुरंत टेलीपोर्ट हो सकता है? नहीं, बाद वाला असंभव है। उसके पास मजबूत साधना और अच्छी चाल कौशल होना चाहिए। रॉयल ट्यूटर वांग ने दक्ष को घूरते हुए सोचा। शैतान शिकारी जानवर फिर से अपनी पूरी गति से आगे बढ़ा और अपनी जगह से गायब हो गया। वो दक्ष के सिर के ऊपर दिखाई दिया और नीचे आते ही उसने अपना मुंह खोलकर उसका सिर काट दिया। लेकिन फिर से कुछ अप्रत्याशित हुआ। दक्ष अपने स्थान से गायब हो गया और डेविल हंटर जानवर के ऊपर प्रकट हुआ जैसे ही उसने नीचे मुक्का मारा। शैतान शिकारी जानवर ने उस घूंसे की ताकत को महसूस किया और हमले से बचने के लिए हवा में ही अपनी दिशा बदल ली। शैतान शिकारी जानवर दक्ष से लगभग 20 मीटर दूर दिखाई दिया। उसने अपना मुंह चौड़ा करके एक काले रंग का प्रकाश का गोला बाहर निकाला। यह 9वें चरण के गोल्ड रियल डेविल हंटर जानवर के हमले जैसा ही लग रहा था, जिस हमले ने बड़ा गड्ढा बनाया था, लेकिन यह उससे दोगुना बड़ा लग रहा था और इसमें बहुत ज्यादा ताकत थी। इसकी गति शैतान शिकारी जानवर जितनी ही तेज थी। तुरंत इसे चकमा दो, यह एक भयानक हमला है। जनरल याओ चिल्लाया और उसने दक्ष को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। प्रकाश का काला गोला लॉन्ग चेन के 2 मीटर के दायरे में पहुंच गया, लेकिन वह हिला नहीं। वो मर चुका है, रॉयल ट्यूटर वांग ने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ कहा। लेकिन जब वह ये देख रहे थे कि आगे क्या हुआ तो उनकी आंखें सदमे से बड़ी हो गईं। प्रकाश का वह काला गोला, जिसमें अपार शक्ति थी, लॉन्ग चेन की 1 मीटर की सीमा तक पहुंचते ही हवा में रुक गया। दक्ष के चारों ओर का स्थान टिमटिमाने और विकृत होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दक्ष के लिए एक ढाल बना दी हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रकाश के काले गोले के सामने आने पर अंतरिक्ष अस्थिर हो रहा था। वार्प, दक्ष ने अपनी उंगली का उपयोग करके एक चक्र बनाते हुए कहा। प्रकाश के उस गोले के ठीक सामने एक छोटा सा पोर्टल दिखाई दिया जो केवल 1 मीटर व्यास का था। अंतरिक्ष अवरोध जल्द ही गायब हो गया जबकि प्रकाश का काला गोला आगे बढ़ता रहा। ब्लैकलाइट का गोला दक्ष तक पहुंचने से ठीक पहले उस स्थानिक द्वार में प्रवेश कर गया। शैतान शिकारी जानवर को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। वो दक्ष पर फिर से हमला करने ही वाला था कि उसे खतरा महसूस हुआ। जैसे ही प्रकाश का काला गोला उस पोर्टल से बाहर निकला, उसके ठीक पीछे एक स्थानिक पोर्टल दिखाई दिया। ये तेज गति से शैतान शिकारी जानवर की ओर बढ़ा। शैतान शिकारी जानवर ने तुरंत प्रतिक्रिया की और वो उस दृश्य को देखकर चकमा देने लगा, लेकिन वो सुरक्षित रूप से बच नहीं सका। जैसे ही उसने चकमा दिया, गोला उसके कानों से होकर निकल गया। डेविल हंटर जानवर का बायां कान गायब हो गया, जबकि बाकी हिस्से। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।
आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। से रक्त बहने लगा। प्रकाश का गोला जमीन पर गिर गया और काला धुआं गोलाकार तरीके से वायुमंडल में फैल गया। इससे 50 मीटर व्यास का धुआं गोला बन गया और फिर काला धुआं गायब हो गया। बस 20 मीटर गहरा और 50 मीटर चौड़ा गड्ढा रह गया। शैतान शिकारी जानवर दर्द से कराह उठा और उसने डर के मारे दक्ष को देखा। हालांकि वह गुस्से में था, लेकिन उसके सिर में एक कमजोर आवाज उसे भागने के लिए कह रही थी। जैसे जैसे उसने दक्ष से लड़ाई की और उसकी ताकत देखी, उसकी आवाजें और भी मजबूत होती गईं। अंत में उसने खतरे की उसकी भावना को सुनने का फैसला किया। उसने मृत शैतान शिकारी जानवर को अपने चेहरे पर अनिच्छुक भाव से देखा और वह एक बार फिर गायब हो गया। हालांकि इस बार दक्ष पर हमला करने के बजाय वह विपरीत दिशा में चला गया। दक्ष के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि उसने आखिरकार अपनी चाल का हुनर इस्तेमाल किया। वह सभी से दूर चला गया और हवा का झोंका उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ ही देर में वह सभी की नजरों से ओझल हो गया। अभी क्या हुआ? क्या भयानक डेविल हंटर जानवर वास्तव में एक बच्चे से भाग गया? प्रिंस लैंड ने अपने चेहरे पर एक खाली नजर के साथ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कोई सामान्य बच्चा नहीं है, वो एक साम्राज्य का प्रतिभाशाली व्यक्ति है, राजकुमारी मैया ने कहा और उसका भयभीत भाव अंततः मुस्कुराहट में बदल गया। क्या? राजकुमार लैंड ने उसकी बातें सुनते ही जोर से कहा। दूसरे दर्जे के राज्य के राजकुमार के रूप में वह ताकत में अंतर जानता था। वो सिर्फ पहले दर्जे के राज्य के संप्रदाय में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, ताकि ज्यादा ताकत और संसाधन हासिल कर सके, जो एक साम्राज्य से कई गुना कमजोर था। यहाँ तक कि रॉयल ट्यूटर वांग भी उसकी बातें सुनने में कामयाब रहे। हालांकि उनका दाहिना हाथ कट चुका था, लेकिन अब तक उनके लिए दर्द सहने लायक हो गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि इस समय उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, सिवाय कुछ दुर्लभ उपचार की गोली लेने के, जो दूसरे दर्जे के राज्य में मिलना लगभग असंभव था। उन्होंने पहले ही ऐसा होने की उम्मीद जताई थी। वो एक साम्राज्य से है। क्या वो उन मेहमानों में से एक है जो मिस के साथ संप्रदाय प्रवेश परीक्षा देखने आए थे? रॉयल ट्यूटर वांग ने बड़ी आंखों से पूछा। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि वो उनके साथ नहीं है, जनरल याओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो चाहे किसी भी साम्राज्य से हो, मुझे बस इस बात की खुशी है कि वो हमें बचाने के लिए यहाँ था, जनरल याओ ने मुस्कुराते हुए कहा और आखिरकार राहत की सांस लेते हुए वो झिकविन की ओर बढ़ गया। जैसे ही मिंग्यू ने दक्ष को आगे बढ़ते देखा, उसने भी अपने चाल कौशल का इस्तेमाल करते हुए उसका पीछा करने की कोशिश की। हालांकि कुछ ही सेकंड में उसने दक्ष के सभी निशान खो दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दक्ष इतनी तेज हो गई है। वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर भी नहीं चल पा रही थी। दक्ष ने कई मील तक शैतान शिकारी जानवर का पीछा किया, लेकिन शैतान शिकारी जानवर उससे दूरी बनाए रखने में कामयाब रहा। दक्ष अधीर होने लगा। दक्ष की आंखें, जो पहले अंतरिक्ष की तरह दिखती थीं, वापस अपने मूल सुनहरे रंग में बदल गई, लेकिन वे लंबे समय तक सुनहरी नहीं रही। उसकी आंखें धुंधली सफेद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर घना कोहरा छाया हुआ है। शैतान शिकारी जानवर, जो पूरी गति से भाग रहा था, अचानक रुक गया, क्योंकि एक बड़ी दीवार अचानक उसके सामने आ गई। दीवार 30 मीटर से अधिक ऊंची और 36 मीटर चौड़ी थी। शैतान शिकारी जानवर ने दाईं ओर देखा, लेकिन वहां भी एक दीवार दिखाई दी। उसके बाईं ओर एक और दीवार दिखाई दी। सभी रास्ते बंद थे। पीछे मुड़ा तो देखा कि दक्ष वहीं खड़ा था और उसके पीछे एक और दीवार थी। ऐसा लग रहा था कि वे लगभग 36 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे कमरे में फंस गए थे। दक्ष ने अपनी राजा की तलवार निकाली और उसे शैतान शिकारी जानवर की ओर तान दिया। जैसे ही तलवार बाहर आए, पूरा स्थान तलवार की आभा से भर गया। दक्ष की अपनी आभा भी और बढ़ गई। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने मेरे किसी करीबी को रुला दिया। तुम मौत के लायक हो, दक्ष ने आखिरकार अपनी तलवार पकड़ते हुए कहा।
आओ! शैतान शिकारी जानवर अंततः इसे और सहन नहीं कर सका और उसने आसमान की ओर देखा और सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाया। दक्ष के पैर हिलने लगे जैसे ही उसने अपने और डेविल हंटर जानवर के बीच की दूरी कम की। शैतान शिकारी जानवर भी हरकत में आ गया। वह पहले भी उस काले प्रकाश के गोले से उस पर हमला करने का दंश झेल चुका था, इसलिए उसने शारीरिक रूप से हमला करने का फैसला किया। शैतान शिकारी जानवर के इस्पात जैसे पंजे राजा की तलवार से टकराए और प्रारंभिक संपर्क के बाद ही जो पंजे पहले अविनाशी लग रहे थे वे मक्खन की तरह कट गए। दक्ष ने शैतान शिकारी जानवर को कोई मौका नहीं दिया और उसने अपनी स्थिति बदल ली और अपने दूसरे हाथ से शैतान शिकारी जानवर की गर्दन पकड़ ली। दक्ष ने डेविल हंटर जानवर को उसकी गर्दन से हवा में उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। भारी टक्कर से एक गड्ढा बन गया और डेविल हंटर जानवर ने दर्द भरी चीख मारी। लांग चेन ने अपनी तलवार हवा में उठाई और वार करने के लिए तैयार हो गया। मत मारो! अचानक एक आवाज आई। लांग चेन ने अपनी तलवार हवा में उठाई और वार करने के लिए तैयार हो गया। मत मारो! अचानक एक आवाज आई। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? दक्ष ने पूछा। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि यह कौन है। उसने अपने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर देखा। यह जुन ही था जो आखिरकार दक्ष को रोकने के लिए आया था। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इतना अच्छा अवसर बर्बाद करो, जुन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? दक्ष ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपनी नजरें उस शैतान शिकारी जानवर पर गड़ाए रखी जो दर्द से रो रहा था, ताकि वो कुछ अप्रत्याशित करने की कोशिश न करे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह शैतान शिकारी जानवर काफी शक्तिशाली है? जून ने चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, ये काफी शक्तिशाली है, खासकर इसकी गति। अपने भ्रम के नियम का उपयोग किए बिना मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल, यह एक दुर्लभ जानवर है जो अपनी गति और ताकत के कारण सभी जानवरों को पालने वालों का पसंदीदा जानवर है, जून ने शैतान शिकारी जानवर को देखते हुए कहा। जानवरों को काबू में करने वाले, दक्ष ने कहा। वो सोच रहा था कि वह क्या कहना चाहती है। ठीक है, अगर आपने इसे मार दिया तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। आपको इसे पालतू बनाना चाहिए, जुन ने चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव के साथ कहा। एक शैतान शिकारी जानवर को वश में करना, एक पृथ्वी लोक का जानवर, ये वास्तव में एक अच्छा विचार है। ये भविष्य में काफी उपयोगी हो सकता है। दक्ष मुस्कुराया क्योंकि उसे यह विचार पसंद आया। मैंने इसे बहुत पीटा, क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? दक्ष ने पूछा क्योंकि उसने शैतान शिकारी जानवर की आंखों में नफरत भरी नजर देखी थी। तुम्हें पहले अवश्य प्रयास करना चाहिए, जून ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें वो प्रक्रिया याद है जो मैंने तुम्हें बताई थी, है ना? बस वही करो। इसके अलावा उसके माथे पर रक्त की एक बूंद डालो। मैं तुम्हें पीटने के लिए माफी मांगता हूँ, छोटे दोस्त। जब मैं अपने किसी करीबी को दुखी देखता हूँ तो मेरा गुस्सा कम हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि तुम्हारा कोई करीबी मारा गया था। अगर ऐसा किसी के साथ होता तो कोई भी रक्त का प्यासा हो जाता। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं क्या करता, दक्ष ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा। चलो अतीत की नफरत को भूल जाते हैं, अब से तुम मेरी साथ ही रहोगी। दक्ष ने अपनी उंगली को थोड़ा सा काट लिया और उसमें से रक्त बहने लगा। वह इसे शैतान शिकारी जानवर के माथे के करीब ले गया और अपने रक्त से निशान बनाया। उसने शैतान शिकारी जानवर के साथ अनुबंध स्थापित करने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन किया जैसा उसने थोड़ी बर्फ के साथ किया था। करीब 1 मिनट में शैतान शिकारी जानवर के माथे पर रक्त का निशान चमकने लगा। समय बीतता गया और अब उसका पूरा शरीर एकदम सफेद रोशनी से चमक रहा था। कुछ मिनटों के बाद रोशनी मंद हो गई और शैतान शिकारी जानवर फिर से नजर आने लगा। क्या? दक्ष ने आश्चर्य से कहा जब उसने शैतान शिकारी जानवर को देखा। शैतान शिकारी जानवर उसके सामने खड़ा था, लेकिन वह अलग दिख रहा था। शैतान शिकारी जानवर पहले की तुलना में थोड़ा लंबा और भारी दिख रहा था।
उसे सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि उसके सारे घाव ठीक हो गए थे। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, यहाँ तक कि कान भी, जो काली रोशनी के संपर्क में आने से टूट गया था, अब सामान्य हो गया था। मुझे नहीं पता था कि जानवरों को प्रशिक्षित करने वाले एक व्यक्ति द्वारा उनके साथ अनुबंध स्थापित करने के बाद जानवर ठीक हो जाएंगे। दक्ष ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ कहा, ऐसा नहीं हो सकता। यह ऐसा कुछ है जो केवल आप ही कर सकते हैं। जब आप